Oh, hello everyone. This is Kuldeep Mishra. So today we are going to discuss the another topic of our chapter. As we have already discussed some topic related to this chapter. In the previous video class, we have discussed about the unification of Italy and unification of Germany. So today we are going to discuss the strange case of Britain. अब ब्रिटेन का ये भी हम बोल सकते हैं कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन के साथ कुछ अलग केस था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे और उसको एक्सप्लेन करूँगा मैं कुलदीप मिश्रा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो, आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी विद कुलदीप मिश्रा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। The model of the nation or the nation state, some scholars have argued is ग्रेट ब्रिटेन। तो जो मॉडल था एक नेशन का या एक नेशन स्टेट्स का, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इसमें से कुछ स्कॉलर्स थे जिन्होंने एक तरह से आर्ग्यू का मतलब क्या करना कि बहस वहस करना कि हाँ चलो हम लोग एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं या फिर एक नेशन का मॉडल तैयार करते हैं। तो इसका बहस चली और उसमें ग्रेट ब्रिटेन के बारे में जो है सारी बातें चल रही थी। तो इन द ग्रेट ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वॉज, यहाँ पर नॉट होगा, टू ऑट नहीं होगा, वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपवील और रिवोल्यूशन। तो ग्रेट ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन हुआ एज अ नेशन स्टेट्स, वो बहुत ही एक अचानक से कोई चीज़ नहीं हो गई या कोई रिवोल्यूशन नहीं हो गया, उसका परिणाम बिल्कुल नहीं था। इट वॉज़ द रिज़ल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस। ये बहुत ही लंबे समय तक का एक प्रोसेस था जो चलता आ रहा था। तो द प्राइमरी आइडेंटिटी ऑफ ब्रिटिश सच एज द इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश। तो पहले तो ये जो ब्रिटिश था इसको लोग इस तरह से जानते थे, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश, इन सभी को अलग अलग नामों से जानते थे। तो इंग्लिश अलग था और वेल्स अलग था, स्कॉट अलग था और आयरिश अलग था। जैसे कि इस बार हम लोगों ने जो वर्ल्ड कप देखा 2019 का, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था, उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि इस बार जो होस्ट कंट्री थी वो उसमें लिखा था इंग्लैंड एंड वेल्स, इंग्लैंड के साथ साथ वेल्स का भी। तो वेल्स एक अलग स्टेट है और इंग्लैंड अलग स्टेट है। तो आज के टाइम के आज का जो ब्रिटेन का जो टेरिटरी है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रू द मैप। अभी लास्ट में हम लोग उस सारी चीज़ों को देखेंगे कि किस तरह से आज का मतलब कि टेरिटरी है इंग्लैंड का और पहले कैसा था और किस तरह से धीरे धीरे वो यूनिफाइड हुआ फिर अलग भी हुआ। तो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले जो ब्रिटिश था वो इस तरह से जाना जाता था कि इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश, ये सभी अलग अलग स्टेट्स थे। फिर क्या होता है कि ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। ये जितने भी ये एथनिक ग्रुप्स थे, एथनिक ग्रुप्स का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो एक तरह से इंटेलेक्चुअल या रिच ग्रुप्स थे, हैड देयर ओन कल्चर, रिच ग्रुप भी बोल सकते हैं या फिर इनको हम बोल सकते हैं कि इनकी एजुकेशनल, इनका जो बैकग्राउंड था वो बहुत ही अच्छा था। दे हैव अ गुड नॉलेज अबाउट द पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑल द थिंग्स। तो इस वजह से इनको एथनिक ग्रुप बोला जाता था कि मतलब कि इनको सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन अच्छी रहती थी, कि ये अवेयर रहते थे हर एक कल्चरल एक्टिविटीज़ से। तो ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। अब एथनिक ग्रुप्स का मतलब, ऑल ऑफ दीज का मतलब क्या कि ब्रिटिश हो गए, स्कॉटिश हो गए, आयरिश हो गए और वेल्स हो गए। तो इन सभी के अलग अलग कल्चर थे और इनका अलग अलग पॉलिटिकल ट्रेडिशन था, मतलब राजनीतिक संस्कृति थी। बट एज अ इंग्लिश नेशन ग्रीव इन वेल्थ। अब जैसे हम बात करें कि जैसे इंग्लिश, ब्रिटिशर्स ही हमारे यहाँ आए और हमारे यहाँ से वो क्या कर रहे थे, हमारे यहाँ से ट्रेडिंग के थ्रू वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर रहे थे। तो उनके पास एक तरह से पैसा बहुत ही ज़्यादा था। किनके पास? ब्रिटिशर्स के पास, इंग्लिश मैन के पास। तो जिसके पास पैसा रहेगा उसका दिमाग ज़्यादा काम करेगा, उसकी ताकत ज़्यादा होगी, पावर उसके पास ज़्यादा होगी और उससे लोग डरेंगे भी। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वो करता है। तो wealth, importance and powers, but as an English nation grew in wealth,
importance and powers, it was able to extend its influence over the other nation state। अब उसके पास वेल्थ भी था, पावर भी थी, सारी चीज़ें थी, तो इस वजह से वह सक्षम था कि वह अपने पावर को या फिर अपने एक तरह से जो हस्तक्षेप है, राजनीतिक हस्तक्षेप को, वो दूसरे राज्यों पे, दूसरे नेशन स्टेट्स पर क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके या इम्प्लीमेंट कर सके। तो अपनी टेरिटरी को वो बढ़ाने के लिए ही ये सारी चीज़ें कर रहा था, क्योंकि उसके पास सारी चीज़ें हैं इन द कंपैरिजन अदर नेशन स्टेट्स। अदर नेशन स्टेट्स का मतलब यहाँ पर उन तीनों से है, स्कॉट, आयरिश और वेल्स से। तो द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन पास किया गया वहाँ की इंग्लिश पार्लियामेंट में। इट वॉज साइंड बिटवीन ब्रिटिश एंड स्कॉटलैंड, या ब्रिटिश और स्कॉटलैंड के बीच में साइन किया गया, और दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका परिणाम ये हुआ कि एक नए ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम लोग जानते हैं द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब यूनाइटेड किंगडम का मतलब ये है कि अलग अलग किंगडम मिलके ब्रिटेन बना रहे हैं, तो इसी वजह से उसका नाम इन्होंने रख दिया द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब हम लोग देखते हैं कि इसका अब धीरे धीरे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इन इफेक्ट द इंग्लिश वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। मतलब इसका परिणाम ये हुआ कि इंग्लिश तो पावरफुल थे, किससे, स्कॉटिश से, तो इस वजह से वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस, मतलब जो भी उनके रूल्स और रेगुलेशन होते थे वो इम्पोज करते थे स्कॉटलैंड्स पर। तो इससे जो है उनको दिक्कतें होने लगी, किनको, स्कॉटिश को, मतलब जो स्कॉटलैंड के सिटीज़न थे उनको प्रॉब्लम होने लगी कि ये जो है हमारी सुन ही नहीं रहा है, सारी चीज़ें अपनी कर रहा है, तो इस तरह से कैसे चलेगा। तो नहीं करना चाह रहे थे। जैसे कि अब आज के टाइम पे हम लोग देख लेते हैं कि भाई मोदी जी जो मन में आया कर देते हैं। सिर्फ ये मैं एज एग्ज़ाम्पल सेट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोग उसको सीरियस ले लो, थोड़ा उसको मतलब एज ए एग्ज़ाम्पल मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग समझ सको कि मोदी जी आए रात 8 बजे, उन्होंने बोल दिया कि चलो अब नोट नहीं चलेगा, 100 का, 500 का, 1000 का नोट अब नहीं चलेगा, तो आपको मानना है उसको। अब इन्होंने तो किसी से पूछा भी नहीं कि चलो क्या करें, बंद करें या ना करें, लेकिन उन्होंने इम्पोज कर दिया, अब ये पूरे रूल्स आप पे अप्लाई हो गए। तो उसी तरह से इंग्लिश का भी था कि वो कोई भी जो रूल्स है उसको इम्पोज कर देता था स्कॉटिश पर। तब ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज henceforth डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट भी थी उसके परिणाम स्वरूप अब ये बात आती है कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मेंबर्स ही थे, स्कॉट के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे, मतलब वहाँ के किसी भी तरह का रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं, था भी तो कम था, ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेशन था किसका, इंग्लिश मेंबर्स का। The growth of English identity meant Scotland's distinctive culture and political institution was systematically suppressed। अब इसका मतलब क्या है, अब इंग्लिश आइडेंटिटी ज़्यादा ग्रो कर रही है। जब इंग्लिश आइडेंटिटी ग्रो करेगी तो क्या होगा कि स्कॉटलैंड की जो अपनी अलग पहचान थी, वहाँ का जो कल्चर था, वहाँ का जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे सप्रेस हो जाएगा, मतलब दब जाएगा, उसके बारे में कोई जानेगा ही नहीं। क्यों नहीं जानेगा, क्योंकि उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच ही नहीं रही है। इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी, जब उसके रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में होंगे और वो अपनी बात रखेंगे, वो बात कहीं पर प्रिंट होगी, फिर वो लोगों तक पहुंचेगी। तब इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेशन इंग्लिश मेंबर्स का है, तो इस वजह से इंग्लिश आइडेंटिटी ग्रो हो रही है। तो स्कॉटलैंड की आइडेंटिटी कहाँ गई, ख़त्म हो गई वो। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें हो रही हैं। अब जैसे इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि आप मान लो 2 लोग हो, अब 2 लोगों में एक लोग है जो ज़्यादा पावरफुल है और उसके अंडर में आप काम करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपको करना पड़ रहा है, तो धीरे धीरे जो सारे काम होंगे वो उसके थ्रू होंगे। तो आपकी खुद की आइडेंटिटी कहाँ रहेगी, तो आप आपके नाम से नहीं जाने जाएंगे। मतलब कि जो भी काम हो रहे हैं, उसने तो एग्रीमेंट साइन किया कि चलो हम अब से जो भी काम करेंगे हम दोनों के नाम से करेंगे, लेकिन आप पावरफुल उतने नहीं हो, आपको वो डोमिनेट कर देगा और वो सारे काम जो है उसके थ्रू ही होंगे, तो उसका ही नाम होगा, उसकी ही आइडेंटिटी बनेगी, आपकी आइडेंटिटी धीरे धीरे करके ख़त्म ही हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर कर रहा है ये ब्रिटेन या इंग्लिश, कि वो अपनी आइडेंटिटी उसकी ग्रो कर रही है और स्कॉटलैंड की जो आइडेंटिटी या कल्चर था वो धीरे धीरे सप्रेस्ड होता चला जा रहा है।
द स्कॉटिश हाईलैंडर्स सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन वेन एवर दे अटेम्प्ट टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। तब इस तरह से तो वैसे भी नहीं खुश रहने वाले थे स्कॉटिश, तो इस वजह से वो क्या करने लगे थे कि जो भी वहाँ के लोग थे वो जब कभी भी ट्राई भी करते थे अपनी खुद की इंडिपेंडेंस के लिए, तो उनको क्या कर दिया जाता था, रिप्रेस कर दिया जाता था, दबा दिया जाता था जब कभी भी वो कोशिश भी करते थे इसके बारे में। तो द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक दियर गैलिक लैंग्वेज, यहाँ तक कि जो उनकी लैंग्वेज थी जो उनके यहाँ की, जिसको गैलिक नाम से बोलते हैं हम लोग, तो उसको भी क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, मतलब उस पर एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। लैंग्वेज और वियर दियर नेशनल ड्रेस, उनका एक नेशनल ड्रेस भी था, उसको भी नहीं पहनने, उनको पहनने से मना कर दिया गया। एंड द लार्ज नंबर वर फोर्सिबली ड्राइवन आउट ऑफ दियर होमलैंड, और बहुत सारे लोगों को उनको घरों से निकाल दिया गया। आयरलैंड सफ़र्ड सिमिलर फेट। अब स्कॉटलैंड की ये कहानी थी, अब आयरलैंड एक और जगह है, उसको भी इसी तरह से चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था। सेम चीज़ें जो स्कॉटलैंड के साथ हो रही थी वही सारी चीज़ें आयरलैंड के साथ भी हो रही थी। इट वॉज़ अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। ये जो कंट्री थी आयरलैंड, ये दो तरह के, एक तरह से हम बोल सकते हैं कम्युनिटीज़ में डिवाइड थी, एक थे कैथोलिक्स और एक प्रोटेस्टेंट। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उसी तरह से यहाँ पर भी कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। लेकिन नंबर ऑफ़ कैथोलिक्स जो थे, पॉपुलेशन कैथोलिक्स की ज़्यादा थी इन कंपैरिजन टू द प्रोटेस्टेंट्स। लेकिन अब इंग्लिश ने किस तरह से जो है इसको जो है एक तरह से, जैसे हमारे यहाँ डिवाइड एंड रूल का प्रोसेस चला है, उन्होंने सेम प्रोसेस वहाँ पे भी कर दिया उन्होंने। द इंग्लिश हेल्प प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू इस्टेब्लिश दियर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। अब किसकी हेल्प की उन्होंने, प्रोटेस्टेंट्स की, जो दूसरी कम्युनिटी थी, कि आप जो है हमारी हेल्प करो और जो है ये जो कैथोलिक कंट्री है एक तरह से, मतलब कि जो कैथोलिक पॉपुलेशन, इनका डोमिनेंस है ना कैथोलिक्स का, तो इसको जो है किसी तरह से कम किया जाए। तो उनको लालच दिया होगा कि हाँ हम इनको कम करेंगे, मतलब इनका जो डोमिनेंस है उसको कम करेंगे और आपको इस्टेब्लिश कर देंगे यहाँ पर। तो उन्होंने उनकी हेल्प की, किसकी, इंग्लिश की, और उन्होंने कैथोलिक्स को जो है डोमिनेट करने में अपना पूरा हेल्प किया इंग्लिश का। तो कैथोलिक्स रिवॉल्ट अगेन ब्रिटिश डोमिनेंस वो सब सप्रेस्ड। अब जो कैथोलिक रिवॉल्ट भी हुए अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो वो भी दबा ही दिए गए, सप्रेस्ड हो गए। आफ्टर फेल्ड रिवॉल्ट लेड बाय वोल्फ एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, तो जो ये रिवॉल्ट था ये फेल्ड हो गया। कौन से थे उसमें लीडर, वोल्फ नाम के थे और उनके कुछ आयरिश मैन थे। 1798 की बात है। तो आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। अब आयरलैंड जो है फोर्सिबली जो है इंक्लूड कर लिया गया एक तरह से यूनाइटेड किंगडम में इन 1801। ये डेट आप याद रखो, टाइम 1801, अभी काम आएगा ये। A new British nation was formed through the propagation of a dominant English culture। अब जो नया ब्रिटिश नेशन बना, अब उसका एक तरह से प्रोपगेशन किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है कि अब ये एक तरह से इंग्लिश कल्चर की तरह है सारी चीज़ें, मतलब अभी एज मतलब उसमें सारी चीज़ों को एक इंग्लिश कल्चर को ज़्यादा एक तरह से बढ़ावा दिया गया, उनका प्रोपगेशन किया गया, उसको हर कंट्री पर मतलब अप्लाई किया गया, चाहे वो स्कॉटलैंड हो या आयरलैंड हो, सभी पर। तो अब नया एक बन गया किंगडम, जिनको हम आज ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। तो अब नए नए सिंबल भी आ गए नए ब्रिटेन के, द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन। अब नया सिंबल आ गया ब्रिटेन का, अब उसको भी हम लोग देखते हैं कैसे, जैसे बोला जाता है द यूनियन जैक। अब कैसे क्या था, अब देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पहले इस तरह से था ब्रिटिश का, मतलब इंग्लिश का मैप, जो हमारे ब्रिटिशर्स थे जो आए थे, उसके बाद उन्होंने स्कॉटलैंड को कैप्चर किया, तो उनका मैप इस तरह से हो गया जो यहाँ बीच में है। फिर उसके बाद उन्होंने आयरलैंड को कैप्चर किया, अब आयरलैंड को कैप्चर किया तो उनका मैप इस तरह से हो गया। अब ये आप इसमें देख सकते हो कि ये जो इंग्लिश ब्रिटिश है, अभी आज के टाइम का जो ये ब्रिटेन का मैप है, इसमें देखो आप अलग अलग रीजन है। तो ये जो इधर वाला रीजन है जो ये ब्लू कलर का है, ये जो ब्लू पार्ट है, ये ब्लू पार्ट जो है यही वेल्स है, और ऊपर ये बीच में इंग्लैंड है, और नॉर्दर्न पार्ट जो है वो स्कॉटलैंड है, और बगल में है इस तरफ जो है बगल में है वो आयरलैंड है। अभी इसमें नहीं दिखाई देगा, अभी बाद में हम लोग देखेंगे उसको। तो ये जो आज के टाइम का प्रेजेंट में जो है ब्रिटेन का ये फ्लैग है जो लास्ट में नीचे वाला है, ये
फिर हम लोग देखते हैं द नेशनल एंथम उनका क्या था, द गॉड सेव्स और नोबल किंग, द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज द सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस नेशन। नेशनल एंथम जो था उनका गॉड सेव और लाइफ उसको प्रमोट करना शुरू किया, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करना शुरू किया, और जो उनके जो पुराने नेशन भी थे तो वो एक तरह से वो सर्वाइव कर रहे थे, एक तरह से वो उनके सबऑर्डिनेट पार्टनर्स ही बनकर रह गए। सबऑर्डिनेट मतलब एक सहायक की भूमिका उन्होंने सिर्फ निभाई और कुछ नहीं कर सके। तो हम लोग देखते हैं ये जो बगल में मैप है, इस मैप के थ्रू हम सारी चीज़ों को जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें थी। कि अब जैसे सबसे ऊपर हम लोग देखेंगे किंगडम ऑफ, ये किंगडम ऑफ जो ये है इंग्लैंड, तो पहले इस तरह से था। ये जो मैप है जहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर का जो पेंट हुआ है, बस इसी पर यहाँ पर सिर्फ इंग्लैंड था, उस ये 1707 तक की बात है। उसके बाद उसके बगल में छोटा सा है वेल्स, जो इसमें आप देख सकते हो। तो वेल्स पर इन्होंने कैप्चर कर लिया, कब 1284 की बात है, ये 1536 तक ये चलता रहा। फिर जो है ये वेल्स को मिलाकर और इंग्लैंड को मिलाकर किंगडम ऑफ इंग्लैंड बन गया, तो इंग्लैंड एंड वेल्स हो गया। तो 1536 से 1707 तक ये किंगडम ऑफ इंग्लिश एंड वेल्स रहा। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ कि इन्होंने क्या कर लिया, ये किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड जो ऊपर वाला रीजन है ये अभी कैप्चर नहीं किया इन्होंने, किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड यहाँ पर। फिर जो है इसको जो है अपने में कब इन्होंने मिलाया, किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कब बनाइए, कि जब ये ऊपर वाला जो नॉर्दर्न पार्ट है जो अभी आप देख रहे थे इन सभी मैप में, इसमें जो ऊपर वाला पार्ट प्लेन था, मतलब वो कलर नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक कलर हो गया, तो किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया जब उन्होंने स्कॉटलैंड में जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको भी कैप्चर कर लिया। अब जो है 1801 में हमने क्या देखा कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड 1801 में क्या कर लिया था उन्होंने, कैप्चर कर लिया किसको, मतलब आयरलैंड को। तो ये वाला जो रीजन है जो इस तरफ है, जो वेस्टर्न तरफ, ये आयरलैंड है, तो इसको भी इन्होंने कैप्चर कर लिया, तब जाके ये बन गया कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। अब ये 1801 से लेकर 1922 तक ये चलता रहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसमें डिवीज़न हुए। डिवीज़न कैसे हुए, तो द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये जो इस आयरलैंड का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जैसे आप देख रहे होगे इसमें कि हल्का सा नॉर्दर्न साइड में ग्रीन कलर का पेंट हो गया, तो वो नॉर्दर्न पार्ट है आयरलैंड का, तो वो इंक्लूड रहा, मतलब शामिल रहा किसमें, ग्रेट ब्रिटेन में। और जो आयरिश था, जो ये साउदर्न पार्ट था, यहाँ पर जो पेंट नहीं है इस मैप में आप देखोगे, ये फ्री हो गया, मतलब ब्रिटेन से अलग हो गया वो। अब ये जो है आज के टाइम पे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, मतलब वो अलग है, ब्रिटेन से फ्री है। तो आज के टाइम पे अगर हम देखें कि कौन कौन से मतलब कि रीजन हैं जो ग्रेट ब्रिटेन में हैं, तो एक तो इंग्लैंड हो गया, और एक वेल्स हो गया, फिर एक स्कॉटलैंड हो गया, और नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया। ये सारे मिलकर आज के टाइम पे ये बना रहे हैं क्या, यूनाइटेड किंगडम। और जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है वो अलग है, वो अब फ्री हो चुका है। तो ये पूरे मैप के थ्रू आप लोग एक दो बार और देख लोगे तो समझ जाओगे कि क्या क्या कैसे था, किस किस टाइम पीरियड तक था। तो आपका एक होमवर्क भी है कि आप लोग आज मैप पे या गूगल करो, देखो कि मतलब इंग्लैंड का मैप कहाँ है, और उसके आसपास के रीजन कौन कौन से हैं, कौन कौन से सी हैं वहाँ के आसपास। और यहाँ पर आप लोग स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड के पूरे मैप को आप लोग ध्यान से देखो, और फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ जो है ये रीज़न कैसा था और आज किस नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन मिले तो उसको भी कलेक्ट करो। तो यही था आज का मेरा वीडियो। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो किसी भी तरह से, कि हाँ कि आपकी ये दिक्कत थी, सजेस्ट करो तो उसमें आप मुझे बताओ। और अगर आप को वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, अगर नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन डिसलाइक करने का रीज़न ज़रूर बताइए आप लोग। ओके, दैट्स इट। जय हिंद, हैव अ गुड डे।